विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। इस चैप्टर का अध्ययन करने के दौरान सबसे पहले हम इस पाठ का हिंदी सारांश समझेंगे। अगर एक बार हिंदी सारांश समझ में आ गया तो चैप्टर का अध्ययन करना तथा क्वेश्चन और आंसर समझना बहुत आसान हो जाएगा। विशेष सूचना, आपको इस वीडियो को सुनते समय मोबाइल का स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आवाज को सुनकर इस पाठ का हिंदी सारांश समझ लीजिए। इस प्रकार के केवल सुनकर समझने वाले वीडियो के निम्नलिखित लाभ हैं। आपके समय की बचत होगी, आपके डाटा पैक की बचत होगी तथा आपकी आंखों की सुरक्षा होगी। इंटरव्यू सारांश, दी इंटरव्यू समरी इन हिंदी। लेखक के बारे में, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 की शिक्षा लांसिंग कॉलेज ससेक्स और पीटर हाउस, कैम्ब्रिज में हुई, जहां उन्होंने इतिहास पढ़ा। 1983 से 1994 तक उन्होंने प्राइवेट आई के लिए काम किया। शुरुआत में न्यू बॉयज कॉलम लिखा। उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लिखा है। वे द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एन एंथोलॉजी ऑफ द 1859 से प्रेजेंट डे और द पिमलिको कंपेनियन टू पार्लियामेंट के लेखक भी हैं। आप वर्तमान में टाइम्स लंदन के लिए और किताबों की समीक्षा के लिए निबंध लिखते हैं। आप पेंथियन बुक्स के लिए हॉलीवुड का 3 खंड सामाजिक इतिहास लिख रहे हैं। पाठ के बारे में, द इंटरव्यू उम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार से एक उद्धरण है। साक्षात्कारकर्ता मुकुंद पद्मनाभन, द हिंदू से हैं। वर्षों में हजारों हस्तियों का साक्षात्कार लिया गया है। समकालीन हस्तियों के बारे में हमारे सबसे ज्वलंत छाप साक्षात्कार के माध्यम से हैं। लेकिन उनमें से कुछ के लिए साक्षात्कार उनके जीवन में अनुचित घुसपैठ हैं। अध्याय के दूसरे भाग में साक्षात्कारकर्ता ने बताया कि कैसे उम्बर्टो इको खुद को पहले एक शिक्षाविद और बाद में एक उपन्यासकार मानता है। वो खुद को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मानते हैं जो उपन्यास लिखते हैं, रविवार को कभी कभार। द इंटरव्यू में इको के उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की भारी सफलता के संभावित कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। द इंटरव्यू सारांश 1 अध्याय शुरू होता है। लेखक ने हमें एक साक्षात्कार की विधि से परिचित कराया। हम सीखते हैं कि यह पत्रकारिता में बहुत आम है और इसकी उत्पत्ति 130 साल पहले की है। उन्होंने कहा कि अनिश्चित रूप से विभिन्न लोग साक्षात्कार की अवधारणा और इसके उपयोगों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इसे बहुत अधिक समझते हैं जबकि अन्य साक्षात्कार नहीं दे सकते। अध्याय हमें बताता है कि एक साक्षात्कार एक स्थायी छाप बना सकता है। इसके अलावा, एक पुरानी कहावत के अनुसार, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाते हैं, तो उनकी आत्मा की मूल पहचान छीन ली जाती है। हम सीखते हैं कि कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने साक्षात्कारों की आलोचना की है। इसी तरह, रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि बोस्टन में 2 पत्रकारों ने उसे कैसे बर्बाद किया। वो एक हमले के रूप में साक्षात्कार के बारे में सोचता है। इसके अलावा, वो यहाँ तक है कि इस अपराध में सजा होनी चाहिए। इसके अलावा, किपलिंग इस सोच के हैं कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति साक्षात्कार के लिए नहीं कहता या देता है। इसके अलावा, इस अध्याय में मुकुंद के बीच एक साक्षात्कार का एक अंश भी शामिल है, द हिंदू न्यूज़पेपर और उम्बर्टो इको से संबंधित है। इको इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्हें लेखन कथा लेने से पहले अर्धविराम संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्यशास्त्र पर अपने दर्शन के लिए एक विद्वान के रूप में एक कठिन स्थिति है। साक्षात्कार में, हम इसे उनके सफल उपन्यास द नेम ऑफ द रोज पर देखते हैं। उनके उपन्यास की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। मुकुंद ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि वह इस तरह के काम कैसे करता है। उम्बर्टो ने कहा कि वह वही काम कर रहा है। इसके अलावा,
वह शांति और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमने वाली अपनी किताबों को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ता है। हम सीखते हैं कि उम्बर्टो खुद को एक अकादमिक विद्वान के रूप में वर्गीकृत करता है। वो पूरे सप्ताह विभिन्न शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं और रविवार को उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा वो यह व्यक्त करता है कि अन्य लोग उसे एक उपन्यासकार मानते हैं और विद्वान नहीं है। वो इस बात से सहमत हैं कि अकादमिक कार्य के साथ लाखों लोगों को प्रभावित करना कठिन है। इसके अलावा हम यह भी सीखते हैं कि वो कैसे मानता है कि हमारे जीवन में परमाणुओं की तरह रिक्त स्थान हैं। वो उन्हें अंतर्यात्रा के रूप में संदर्भित करता है और स्वीकार करता है कि वो उस समय के दौरान अपने अधिकांश उत्पादक कार्य करता है। अपने उपन्यास के बारे में बोलते हुए वह टिप्पणी करते हैं कि यह एक आसान पढ़ा हुआ नहीं है। यह तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास के साथ साथ इसे एक जासूसी सुविधा मिली है। इसी तरह वो सोचता है कि अगर वह उपन्यास 10 साल पहले या बाद में लिखता तो उसे उतनी सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार उपन्यास की सफलता का कारण एक रहस्य बना हुआ है। द इंटरव्यू सारांश हिंदी में 2 क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा लिखित वर्णन। द इंटरव्यू एक बहुत ही दिलचस्प सबक है जो लगभग 130 साल पहले साक्षात्कार के आविष्कार के बारे में बोल रहा था। हम अपने पूरे जीवन की यात्रा में साक्षात्कार का सामना करते हैं और कई हजार हस्तियां इस प्रक्रिया का हिस्सा और पार्सल हैं। साक्षात्कार की राय इसके कार्य, विधियां और खूबियां काफी भिन्न होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे सत्य को याद करने में सक्षम हैं, जबकि ऐसे लोग हैं जो साक्षात्कार शब्द से एक महान घृणा करते हैं। वे इसे हस्तियों के जीवन में एक प्रकार की प्रत्यक्ष मुठभेड़ मानते हैं। इस संदर्भ में दुनिया के कुछ प्रसिद्ध लेखकों की राय अलग थी। के अनुसार नायोपोल, एक महानगरीय लेखक, कुछ लोग साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं और खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। नीचे दिए गए उम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार से एक उद्धरण है। उन्होंने द हिंदू से मुकुंद पद्मनाभन का साक्षात्कार लिया। मुकुंद एक बार एक अंग्रेजी उपन्यासकार डेविड लॉज ने टिप्पणी की कि वह यह समझने में असमर्थ थे कि इको इतने काम कैसे कर सकता है। उम्बर्टो इको, लोग महसूस कर सकते हैं, पीपल मैं कई चीजें कर रहा हूँ लेकिन अंत में मैंने पाया है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ। उद्धरण, मुकुंद, वो कौन सी चीज है? उम्बर्टो इको, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ दार्शनिक रुचियां मिली हैं, जिन्हें मेरे उपन्यासों और अकादमिक कार्यों द्वारा अपनाया जाता है। बच्चों के लिए मेरी किताबें हैं। वे शांति और अहिंसा के बारे में हैं और यह सब दार्शनिक हित है। तब भी एक रहस्य है। हम सभी के जीवन में बहुत सारी खाली जगह होती है और मैं उन्हें अंतर्यामी कहता हूँ। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में मेरी जगह पर आ रहे हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह एक अंतरालिया है, एक खाली जगह। मैं खाली जगहों पर काम करता हूँ। आपका लिफ्ट पहली से तीसरी मंजिल तक आएगा और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पहले ही एक लेख लिखा है। मुकुंद, यह आपका गैर काल्पनिक लेखन होना चाहिए। आपके काम में इसके बारे में एक निश्चित चंचल और व्यक्तिगत गुणवत्ता है। यह एक नियमित शैक्षणिक शैली से एक प्रस्थान है। आपने अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया होगा। उम्बर्टो इको, इटली में मेरा पहला डॉक्टरेट शोध प्रबंध प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसरों में से एक ने कहा, विद्वानों ने कुछ विशिष्ट विषयों को सीखा है, फिर वे बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं करते हैं, उन्हें सही करते हैं और निष्कर्ष देते हैं। लेकिन आपने अपने शोध की कहानी बताई। उद्धरण चिन्ह, 22 साल की उम्र में मैं समझ गया कि विद्वानों की किताबों को वैसे ही लिखा जाना चाहिए जैसा मैंने किया था, शोध की कहानी बताकर। इसलिए मेरे निबंधों में एक कथात्मक पहलू है।
50 साल की उम्र में मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि मेरे दोस्त रोलैंड बार्थेस हमेशा निराश थे कि वो एक निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं। वो कुछ रचनात्मक लेखन करना चाहते थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मेरे मामले में, मैंने दुर्घटना से उपन्यास लिखना शुरू किया। उपन्यासों ने कथन के लिए मेरे स्वाद को संतुष्ट किया। मुकुंद, इस प्रकार आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद प्रसिद्ध हुए। आपने 5 उपन्यास लिखे हैं और कई और गैर फिक्शन पर। उनमें से सेमीक्यूटिक्स पर काम का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर हम लोगों से उम्बर्टो इको के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि वो एक उपन्यासकार हैं। क्या यह आपको परेशान करता है? उम्बर्टो इको, बेशक यह मुझे परेशान करता है। मैं खुद को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखते हैं। यह कोई मजाक नहीं है। मैं हमेशा अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ। मैं पेन क्लब और लेखकों की बैठकों में शामिल नहीं होता हूँ। मैं खुद को शैक्षणिक समुदाय से पहचानता हूँ। उपन्यास लिखकर मैं बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने की स्थिति में हूँ। मैं 1 मिलियन पाठकों को अर्ध विषयक सामग्री के साथ होने की उम्मीद नहीं कर सकता। मुकुंद, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपका उपन्यास द नेम ऑफ द रोज बहुत ही गंभीर उपन्यास है। एक स्तर पर यह एक जासूसी कथा है और फिर यह तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास में गहराई तक जाती है। बड़ी संख्या में दर्शकों द्वारा इसका आनंद लिया जा रहा है। क्या आप इस सब से हैरान थे? उम्बर्टो इको, नहीं, पत्रकार हैरान हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि कभी-कभी प्रकाशक भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों का मानना कि लोगों को कचरा पसंद है और पढ़ने में मुश्किल अनुभव पसंद नहीं है। मान लीजिए कि इस ग्रह में 6 अरब लोग हैं और उपन्यास 10 और 15 मिलियन में बेचा जाता है। इस प्रकार, मुझे केवल पाठकों का एक छोटा प्रतिशत मिल रहा है। इस प्रकार, ये पाठक हमेशा आसान अनुभव नहीं चाहते हैं। रात के 9:00 बजे रात के खाने के बाद, मैं टेलीविजन देखता हूँ और मियामी वाइस या आपातकालीन कक्ष देखता हूँ। मैं इसका आनंद लेता हूँ और मुझे इसकी जरूरत है लेकिन पूरे दिन नहीं। मुकुंद, क्या आप बता सकते हैं कि मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित होने पर भी आपके उपन्यास को अच्छी सफलता कैसे मिली? उम्बर्टो इको, यह संभव है। लेकिन मैं आपको एक और कहानी बता सकता हूँ। मेरे अमेरिकी प्रकाशक ने बताया कि उसे ऐसे देश में 3000 से अधिक प्रतियां बेचने की उम्मीद नहीं थी, जहां कुछ ने कैथेड्रल देखा हो या लैटिन का अध्ययन किया हो। इसलिए, मुझे 3000 प्रतियों के लिए अग्रिम दिया गया था लेकिन अंत में इसने अमेरिका में 2 या 3 मिलियन बेच दिए। मध्ययुगीन अतीत के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन पुस्तक में एक रहस्यमय सफलता है। इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे 10 साल पहले या बाद में लिखा होता, तो यह समान नहीं होता। क्यों काम किया, यह एक रहस्य है। अध्याय में साक्षात्कार के मुख्य पात्र मुकुंद पद्मनाभन, वह द हिंदू के एक साक्षात्कारकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी लिखी पुस्तक की भारी सफलता के बाद उम्बर्टो इको का साक्षात्कार लिया। उम्बर्टो इको, वह लोकप्रिय उपन्यास नेम ऑफ द रोज के लेखक हैं। वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उपन्यास लिखना उनका शौक है जो वो केवल रविवार को करते हैं। उन्होंने नॉन फिक्शन और 5 उपन्यासों की 40 विद्वतापूर्ण रचनाएं लिखी थीं। उन्होंने हमेशा खुद को अकादमिक समुदाय के साथ पहचाना और लेखकों या उपन्यासकारों के साथ कभी नहीं। सवाल जवाब 1। कुछ लोग इसके उच्चतम रूप, सत्य के स्रोत और इसके अभ्यास में एक कला के रूप में इसके लिए काफी असाधारण दावे कर सकते हैं। अन्य, आमतौर पर मशहूर हस्तियां जो खुद को इसके शिकार के रूप में देखती हैं, हो सकता है कि साक्षात्कार को उनके जीवन में अवांछित घुसपैठ के रूप में तिरस्कृत कर सकता है,
या यह महसूस करता है कि यह किसी तरह उन्हें कम कर देता है, जैसे कि कुछ आदिम संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी का फोटोग्राफिक चित्र लेता है, कोई उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। यहाँ यह क्या है? उत्तर, यहाँ यह साक्षात्कार के लिए संदर्भित है। उपरोक्त पंक्तियों में इट का वर्णन कैसे किया गया है? उत्तर, साक्षात्कार को उच्चतम रूप, सत्य का स्रोत और इसके अभ्यास में एक कला के रूप में वर्णित किया गया है। कौन साक्षात्कार से घृणा कर सकता है? उत्तर, सेलिब्रिटीज जो खुद को इसके शिकार के रूप में देखते हैं, साक्षात्कार से घृणा करते हैं। वे घृणा क्यों करते हैं? उत्तर, सेलिब्रिटीज इंटरव्यू को टाल देते हैं क्योंकि वे इसे अपने जीवन में अवांछित घुसपैठ मानते हैं। 2. रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति और भी अधिक निंदनीय रवैया व्यक्त किया। उनकी पत्नी कैरोलीन ने 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखा है कि उनका दिन बोस्टन के 2 पत्रकारों द्वारा मिटा दिया गया था। वो अपने पति को रिपोर्टर्स के हवाले से कहती हैं, मैं इंटरव्यू के लिए मना क्यों करती हूँ? क्योंकि यह अनैतिक है। साक्षात्कारकर्ता के प्रति रुडयार्ड किपलिंग का रवैया क्या था? उत्तर, रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति निंदनीय रवैया व्यक्त किया। 14 अक्टूबर 1892 को क्या हुआ था? उत्तर, 14 अक्टूबर 1892 को रुडयार्ड किपलिंग और उनकी पत्नी का दिन बोस्टन के 2 पत्रकारों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। 2 रिपोर्टर कहां से थे? उत्तर, दोनों पत्रकार बोस्टन से थे। रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार के लिए मना क्यों किया? उत्तर, रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार से इनकार कर दिया क्योंकि वो इसे अनैतिक मानते हैं। 3. 1894 में इंटरव्यू में H.G. वेल्स ने इंटरव्यूइंग ऑर्डिनेल का उल्लेख किया था, लेकिन यह एक काफी लगातार इंटरव्यू था और 40 साल बाद खुद को जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू मिला। शाउल बोलो, जिन्होंने कई मौकों पर साक्षात्कार के लिए सहमति व्यक्त की है, फिर भी एक बार अपने विंडपाइप में अंगूठे के निशान की तरह साक्षात्कार का वर्णन किया। 1894 में एक साक्षात्कार में H.G. वेल्स ने क्या कहा? उत्तर, 1894 में एक इंटरव्यू में H.G. वेल्स ने इंटरव्यूइंग ऑर्डिनेल का जिक्र किया। बार बार साक्षात्कार लेने वाला कौन था? उत्तर, H.G. वेल्स एक बार साक्षात्कारकर्ता थे। 40 वर्षों के बाद इंटरव्यू करने वाले H.G. वेल्स कौन थे? उत्तर, 40 वर्षों के बाद H.G. वेल्स जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार कर रहे थे। शाउल बोलो ने एक बार साक्षात्कारों का वर्णन कैसे किया? उत्तर, शाउल बोलो ने एक बार साक्षात्कार को अपने विंडपाइप में अंगूठे के निशान की तरह बताया। अब यह समझाना ज्यादा मुश्किल है। मेरे कुछ दार्शनिक हित हैं और मैं उन्हें अपने अकादमिक कार्यों और अपने उपन्यासों के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक बच्चों के लिए मेरी किताबें अहिंसा और शांति के बारे में हैं। आप देखिए, नैतिक, दार्शनिक हितों का एक ही समूह। उपरोक्त पंक्तियों का वक्ता कौन है? उत्तर, उम्बर्टो ईको उपरोक्त पंक्तियों का वक्ता है। स्पीकर किससे बात कर रहा है? उत्तर, वक्ता साक्षात्कारकर्ता मुकुंद पद्मनाभन से बात कर रहा है। वक्ता अपने दार्शनिक हितों का पालन कैसे करता है? उत्तर, वो अपने शैक्षणिक कार्यों और अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने दार्शनिक हितों का अनुसरण करता है। बच्चों के बारे में उनकी किताबें क्या हैं? उत्तर, बच्चों के लिए उनकी किताबें अहिंसा और शांति के बारे में हैं। 5. यही कारण है कि मेरे निबंधों में हमेशा एक कथात्मक पहलू होता है।
और यही कारण है कि शायद मैंने 50 साल की उम्र में कथाएं, उपन्यास इतनी देर से लिखना शुरू किया, कम या ज्यादा। मुझे याद है कि मेरे दोस्त रोलैंड बार्थेस हमेशा निराश थे कि वो एक निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं। वो एक या दूसरे दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उनके निबंधों में एक कथात्मक पहलू क्यों था? उत्तर: उनके निबंधों में एक कथात्मक पहलू होता है क्योंकि वे कहानियों को कहने के तरीके में लिखते थे। उम्बर्टो इको ने उपन्यास लिखना कब शुरू किया? उत्तर: उन्होंने कम या ज्यादा 50 साल की उम्र में उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। उसका दोस्त रोलांड बर्थ हमेशा निराश क्यों रहता था? उत्तर: रोलांड बार्थेस हमेशा निराश थे कि वह एक निबंधकार थे और उपन्यासकार नहीं। उसका दोस्त क्या करना चाहता था? उत्तर: उनका मित्र रचनात्मक लेखन करना चाहता था।